हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अर्जुन सक्सेना आ गया हूं आप सभी के लिए लेकर ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन के पहले अध्याय में। पहले अध्याय मतलब पहले पार्ट में। ऐसे आपको 3 पार्ट मिनिमम देखने को मिलेंगे ग्रेविटेशन के क्वेश्चन से रिलेटेड। हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को सम अप करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन पे उतरने से पहले, कहते हैं ना रणभूमि में उतरने से पहले, वॉर जोन में उतरने से पहले अपने को पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो हम जल्दी से 5 सेकंड में इस पूरे चैप्टर का सम अप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। भूल जाऊं, अगर मैं कुछ पॉइंट भूल रहा हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे को याद दिलाएं कि सर आप ये पॉइंट कहना भूल गए, सर आप ये टॉपिक बताना भूल गए। क्लियर है बात? बताया मैंने सब है, लेकिन इस 5 सेकंड में बताना भूल गए। पहली बात करते हैं। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? इस चैप्टर का नाम दैट इज ग्रेविटी, उसके ग्रेविटेशन। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज अ जी, कैपिटल जी। फिर हमने पढ़ा ग्रेविटी के बारे में। फिर हमने पढ़ा फ्री फॉल के बारे में। फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बारे में। फिर हमने पढ़ा मास और वेट के डिफरेंस के बारे में। फिर हमने पढ़ा बॉयंसी के बारे में। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा बॉयंट फोर्स के बारे में। और भी शायद कुछ भूल रहा हूं। अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी है कमेंट बॉक्स में बताने का। इस वजह से कह रहा हूं कि आप लोग भी थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और कमेंट बॉक्स को तोड़ के रख दो। तोड़ के मतलब ये नहीं फोन तोड़ लेना, ठीक है? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि अगर आपने कभी देखा हो कि स्कूल बैग में 2 स्ट्रिप आते हैं या फिर 2 स्ट्रैप आते हैं। मैं कौन कौन से स्ट्रैप है मैं वो दिखा भी देता हूं। कहोगे भैया फोन बैग दिखा दो तो मेरे को और अच्छे समझ में आएगा। देखो, एक स्ट्रैप आपका ये हो गया, ये पतला वाला। एक स्ट्रैप आपका ये हो गया, ये मोटा वाला। आप लोग गौर करो और थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि अगर आपको बैग पकड़ना हो, क्या आप इससे पकड़ते हो? ऐसे पकड़ते हो बैग? ऐसे पकड़ के चलते हो कि भाई मैं तो ऐसे पकड़ के बैग चल रहा हूं, ऐसे पकड़ के बैग चल रहा हूं। बैग बंद कर दूं वरना तुम लोग देखने लगोगे बैग के अंदर कौन सा लंच लाया हूं, ठीक है? ऐसे पकड़ के कभी चलते हो? कभी नहीं। ऐसे पकड़ के तो भाई मैं चल ही नहीं सकता हूं, मेरी उंगलियों में दर्द चालू हो जाता है। तो मैं किसको पकड़ता हूं? इस चीज को पकड़ता हूं, ऐसे पकड़ के चलता हूं। क्यों भाई साहब? बैग तो वही है, चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो। अंतर क्या है? अंतर है एरिया का। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे एरिया, इस स्ट्रैप में देखिए तो इसका एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। और एरिया अगर कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। एरिया अगर कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, और एरिया अगर बढ़ा दो तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में सफर करे हो आप लोग, तो ट्रेन में अगर सफर करे हो तो अगर आप लोगों ने देखा हो कि भाई चने बेचने आते हैं, कोई आते हैं ना, अंकल आएंगे, कोई आंटी आएंगे, या फिर कोई छोटे बच्चे, या फिर छोटे बच्चे आए तो आप उनको कहें कि बेटा ये काम मत करो। लेकिन आपने देखा है कि जो आ रहे हैं बेटे, जो बेसिकली ये सारा काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो उनकी बकेट होती है तो उस बकेट की स्ट्रिंग में ऑलवेज एक कपड़ा लपेटा हुआ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर उस बकेट, भारी बकेट होती है, अगर मैं उस बकेट को उस स्ट्रिंग से पकड़ूंगा तो मेरे हाथ में स्वेलिंग, रेडनेस, पेन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज उनका जो स्ट्रिंग है वो बहुत ही पतला होता है, ऐसा होता है, ठीक है? दैट इज अ स्ट्रिंग। लेकिन हमने क्या देखा है कि उसी स्ट्रिंग के ऊपर वो मजदूर भाई या फिर जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले, वो इसके ऊपर एक क्लॉथ को लपेट देते हैं। इस क्लॉथ से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, बिकॉज एज वी नो दैट P is inversely proportional to 1/A. If A is increases, P is decreases, A is increases, P is decreases, and if A is decreases then P is increases. बात समझ में आया? आशा कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इसका आंसर दिखाता हूं।
समझ में आया ना, प्रेशर और एरिया वाला। अगर अब यहां पे इस बकेट या फिर इस स्कूल बैग को छोड़ के बकेट का क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लोग नहीं बना पाओगे? भाई बना पाओगे। कैसे बना पाओगे? अभी आंसर देखते हैं। आंसर में क्या लिखा है? द फोर्स exerted by a thin and a strong string is distributed very less area। मतलब क्या है कि जो फोर्स दिया जा रहा है या फिर जो फोर्स बनाया जा रहा है उस पतली स्ट्रिंग से वो जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो बहुत कम एरिया में हो रहा है, और कम एरिया का मतलब प्रेशर ज्यादा। हेंस द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द बैग इज मोर। द प्रेशर exerted on the body by the thin string will be more and hence will be more painful. As pressure is inversely proportional to the area, if the area is reduced, the pressure is reduced. Now you can see that यहां पे मैंने ये चीज आप लोगों को बता के रखी है। इतनी बात समझ में आई बेटे? यहां तक आप लोगों की बात क्लियर होनी चाहिए। यहां पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से क्लियर होगा। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पे आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली चीज, प्रेशर और एरिया का रिलेशन जिस भी बच्चे को यहां पे समझ में आ गया उसको अब दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में। दूसरा, यहां पे बैग का एग्जांपल दिया गया है। यदि बैग के अलावा बकेट दे दे, बकेट के अलावा कुछ और दे दे, मान लो आपको स्ट्रिंग दे दे, या फिर आपसे कहे कि आप जिम में जा रहे हैं और आपको एक वायर से हैमर कर्ल करना है, ठीक है, वायर से आप हैमर कर्ल करोगे कि एक रॉड से हैमर कर्ल करोगे, तो आपको बेसिकली किससे करना होगा? रॉड से, वायर रॉड से, बिकॉज रॉड का सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा है, हाथों पे प्रेशर कम लगेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चनों के लिए रेडी रहिएगा, ये बेस है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मेरे छात्र हो और छात्र छात्राएं हैं यहां पे जो मेरे से इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो बेटे कहोगे कि सर भैया इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा लो, ये हमारे लेवल का भी नहीं है, अथू वाला क्वेश्चन है, मतलब है ही नहीं इसमें कुछ क्वेश्चन में। क्यों नहीं है? ध्यान से देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट मींस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मतलब कर क्या रहे हो सर? थोड़ा समझा दो तो और मजा आएगा। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो दो बॉडीज हैं, ये सपोज करिए ये बॉडी M1 है और ये बॉडी M2 है, तो बेटे मैंने आप लोगों को बताया है कि हर एक बॉडी अपने दूसरे बॉडी पे एक फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। और उस अट्रैक्शन फोर्स को अगर हम लोगों को निकालना है, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट टू बॉडी। अब मतलब क्या है मास ऑफ द टू बॉडी का? मतलब अगर सपोज करिए यहां पे 2 किलोग्राम है और यहां पे 3 किलोग्राम है, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 5 किलोग्राम। नहीं, हमको एडिशन का सहारा नहीं लेना है कैलकुलेट करने के लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी शुड मल्टीप्लाई बोथ दी मासेस, दैट मींस M1 मल्टीप्लाई बाय M2। दूसरे इक्वेशन में क्या देखने को मिलता है? जो हमारा फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू दैट टू बॉडी। मतलब क्या है कि अगर मेरे को डिस्टेंस नापनी है तो मैं ऐसे ही तो नापूंगा डिस्टेंस, हाँ या ना? दैट विल बी आर। बात समझ में आ रही है? क्या मैंने ये सही लिखा? अरे भाई इतने में तो कमेंट बॉक्स हिल जाना चाहिए कि सर गलत लिख रहे हो। हम लोगों को डिस्टेंस कहां से नापनी होती है? सेंटर ऑफ द बॉडी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है? आर। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है। मतलब क्या है? जैसे कि छोटे में मम्मी से आप हर बात कहते होगे कि मम्मी आज मेरे साथ ये हुआ, मम्मी आज मेरे साथ वो हुआ, मम्मी आज मैंने ये करा, मम्मी आज मैंने वो करा। तो मतलब क्या है कि आप में और आपकी माता जी में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है।
लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम लोग कहते हैं हम बड़े हो गए हैं, हम नहीं बताएंगे, थोड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो बेटे जहां प्राइवेसी आ गई वहां माता जी आपसे दूर होती चली गई। तो इट मींस अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन, वो लव कम हो जाएगा। वही चीज तो यहां पे भी है। फोर्स में जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। दैट मींस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एफ is proportional m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां से हटाऊंगा, जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा, यहां पे कांस्टेंट आएगा, दैट इज अ कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही कैपिटल जी आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो कि इसकी वैल्यू क्या होती है। जल्दी से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। The universal law of gravitational states that every object in the universe attract every other object। यही तो हमने बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट, देखो हर कहां गया, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट, आजा आजा वाला गाना, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। ये कभी भी रिपल्सन में बिलीव नहीं करता, ये कभी नहीं करता कि तुम मेरे से दूर जाओ। बात समझ में आया? मैं आपको बताता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्विवेलेंट ऑफ वन सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग इज दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इट मींस कि यहां पे कोई भी द्वेष, कोई भी लड़ाई की बात नहीं होती। ये कहता है कि भाई सब अपने मित्र हैं, सबसे प्यार जताएंगे, सबको अपने पास बुलाएंगे। दैट व्हाई इट इज नोन एज अ अट्रैक्शन फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यही तो भैया करा रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यहां पे ये बात याद रखने वाली है। क्या मैंने डिस्टेंस याद करो, यहां पे दो बॉडीज थी, कहां की बॉडी? ओ बॉडी आ जाओ। यहां पे मैंने डिस्टेंस ऐसे ही तो नापी थी, क्या ये सही है? नहीं। कहां से नापनी है? इसके सेंटर से। ये बात आपको याद रखनी अनिवार्य है। यहां पे आपकी चीजें क्लियर होती हैं। और यहां पे यही चीज है, क्या? F is directly proportional to m1 m2, that is a equation number 1. F is inversely proportional to 1 upon r square, that is a equation number 2. By equating equation 1 and 2, we will get F proportionality sign m1 m2 upon r square। और जैसे ही इस proportionality को साइन हटाओगे, F is equals to capital G m1 m2 upon r square, and that capital G is known as a universal law of gravitational constant। वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद होना आपको अनिवार्य है। न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन होती है, कई न्यूमेरिकल में, और मे भी अगर ना गिवन हो तो उसमें एग्जामिनर का कोई दोष नहीं है। आपकी गलती है कि आपने वैल्यू क्यों नहीं लर्न करी। लेकिन यहां पे आपको मास अर्थ का गिवन हो सकता है, मास मून का गिवन हो सकता है, ग्रेविटी मून की गिवन हो सकती है, लेकिन कैपिटल जी में आप बाध्य नहीं कर सकते हो एग्जामिनर को। इस वजह से ये चीज आपको लर्न होनी अनिवार्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी? बॉयंसी मतलब क्या है? याद करो लास्ट वाली क्लास, इसी को हमने पानी बनाया था, आज फिर पानी बनाएंगे इसको। ओ भाई पानी बन, ओ भाई पानी बन, बन पानी, बन गया पानी। अब देखो बेटे, जैसे मैंने कहा कि ये वाटर सरफेस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट भाई साहब हमारे वाटर सरफेस पे आके लैंड करे ठाए। कहां से करे? ठाए। ओ भाई कर जा ठाए, ठीक नहीं हो रहा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि वाटर लेवल में, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं एक सहयोगी को बुलाना चाहूंगा। सर अगर आप यहां पे आ जाएं तो बड़ी कृपा होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि सर, पहले सारे बच्चे सर को हाय बोलेंगे, ठीक है। तो दैट इज द वाटर सरफेस, ठीक है। अगर इस वाटर सरफेस पे ये
कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे गिरता है तो आप देखेंगे कि वाटर नीचे की ओर जाता है, फिर वाटर नीचे से एक फोर्स लगाता है। अब यहां पे एक चीज समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर वाटर सरफेस पे आ रहा है तो वाटर बेसिकली एक फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को हम लोग कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स। किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगेगा, फिर वाटर अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए, क्योंकि वाटर में भी बॉन्ड है, और वो बॉन्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए नीचे से ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे? ऐसे। कैसे लगाएंगे? ऐसे। तो ये जो फोर्स होगा, इसी फोर्स को, थैंक यू सर, इसी फोर्स को हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? बॉयंट फोर्स। और इसी फिनोमिना को हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? बॉयंसी के नाम से। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए ही, अगर नहीं आ रही है तो फिर से समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी? बॉयंसी का मतलब क्या है? वाटर नीचे से एक फोर्स लगा रही है। क्यों फोर्स लगा रही है भाई साहब? क्योंकि आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, ये वाटर है, ये वाटर है। अब इस वाटर पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिरा ठाए से, ठाए से, तो ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे एक्सपेंड होंगे। अब भाई सब लोग जानते हैं कि तुम जबरदस्ती एक्सपेंड करा लो, लेकिन रहना तो वाटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा ना, और जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा तो वो एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर आएगा। दैट फोर्स इज बेसिकली बॉयंट फोर्स, जिस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? बॉयंसी। इसका आंसर देखते हैं। द अपवर्ड फोर्स exerted by any fluid। यहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, इट मींस आई एम रॉन्ग। फ्लूइड का मतलब जो बहना चाहते हैं, और फ्लूइड में दो ही चीजें आते हैं, आपका लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो गैस इज ऑल्सो कंसिडरिंग एज अ फ्लूइड, जो कि बहाव में रहना चाहती है। गैस कैसे लगाते हैं भाई? ऊपर से नीचे कूदो, एक बॉयंट फोर्स लगेगा, तो भैया वो बॉयंट फोर्स हमको ऊपर ही क्यों नहीं ढकेल के रखता है, हमको नीचे ढाईते क्यों करता है? क्योंकि अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। यहां तक आप लोगों को यह बात क्लियर होनी चाहिए। अब भाई साहब 3 केस है, 1 2 3, ए बी सी। इन ए केस, इन बी केस, इन सी केस। ए केस में जैसे कि मैंने पानी भी बना दूं, वरना कहोगे भैया पानी नहीं बना, लो पानी, लो पानी, लो पानी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भैया, तो ऑब्जेक्ट हम लोग सफेद से बनाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि बेटे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि वाटर सरफेस के ऊपर रहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि वाटर सरफेस के नीचे रहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि इमर्ज्ड रहते हैं, मतलब ना तो वो ऊपर आते हैं और ना ही वो नीचे रहते हैं। ये 3 केस है। कैसे होता है ध्यान से देखिए। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, और ये हमारा बॉयंट फोर्स है। मैं इधर भी बना दे रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स। अब आप ध्यान से समझिए, जब हमारा बॉयंट फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो, मतलब BF बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स AF, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वाटर सरफेस के ऊपर होगा। यहां पे जब हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा होता है बॉयंट फोर्स से, तो हमारा बॉडी क्या होता है? सिंक होता है। और जब हमारा अप्लाइड फोर्स बॉयंट फोर्स के बराबर होता है तो वो हमारा फ्लोट करता है। फ्लोट मतलब कंप्लीटली इमर्ज्ड होता है लेकिन सिंक नहीं होता है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनटू वाटर बट सिंक नहीं होता है। ये तीनों केस भी मैंने बताए हैं, आपको लर्न होने चाहिए। जिन भी बच्चों ने आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, बेटे आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप जाएं और आप इसको एक बार जरूर देखें। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? बेटे हम नहीं, बहुत आसान। फ्री फॉल का मतलब छज्जे से कूदो, आहा आहा फ्री फॉल।
फ्री फॉल का मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पुल कर रहा है, आजा 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 आजा, किसके पास आजा? धरती मैया के पास आजा। दैट काइंड ऑफ अ फिनोमेना इज नोन एज अ फ्री फॉल। आगे की ओर देखते हैं, whenever an object falls towards the earth under the force of gravity, one and no other force is present, the motion of the object is known as a free fall। मैंने भी वही चीज बताया, सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक फोर्स होना चाहिए, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। कहां पे आएगा? टुवर्ड्स द अर्थ, धरती मैया के पास। दैट फिनोमेना इज नोन एज अ फ्री फॉल। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में ग्रेविटेशनल खोलो, ग्रेविटेशन बुक खोलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से खोलो। खोल लिया? खोल लिया सबने? ठीक है। अब जरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वही है। अब मैं आपसे क्या चाह रहा हूं? आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज ये चाह रहा हूं कि जब मैं ये क्वेश्चन करवा लूं, उसके तुरंत बाद कोई क्वेश्चन लगाने मत बैठना। आराम से मौज मस्ती करना, खेलना कूदना, और अदर क्लासेस हैं वो ले लेना, एसएसटी पढ़ लेना, मैथ पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ लेना, ये सारी चीजें कर लेना। एट द एंड, मतलब कब? सोने से 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा लिखना विदाउट एनी रिवीजन। यदि आप तब इन सारे क्वेश्चंस को लिख पा रहे हो, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, मत करना रिवीजन, ठीक है? बस कल सुबह उठ के एक बार दोहरा लेना, रिवाइज कर लेना, उस दिन मत करना, मतलब आज मत करना। लेकिन यदि क्वेश्चन में गलती हो रही है, और स्वाभाविक है जो होगी, सो मत जाना। मतलब क्या है? अच्छे से उसको रिवाइज करना, दोबारा लिखना देख के, और फिर सोना, और सुबह उठ के फिर लिखना बिना देखे। आई एम गिविंग यू 1000% श्योरिटी कि आप पेपर में लैंग्वेज एज इट इज लिख के आओगे, लेकिन ये साइकिल आपको फॉलो करनी ही होगी। याद रखो बेटे, भगवान, माता पिता और मैं 2 चीजें आपको बनने का मौका दे रहे हैं, एक तांबा और एक सोना। यदि तांबा बनना है, कुछ मत करो, मौज मस्ती करो, आराम से खेलो कूदो, दोस्ती यारी निभाओ, फोन चलाओ, मजा नहीं लाइफ, तांबा बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि तांबा बेकार होता है, वो भी कुछ ना कुछ करता है। लेकिन यदि सोना बनना है तो आपको तपना होगा, और तपने के लिए मेहनत करनी होगी। और मेहनत कौन सी है? यही मेहनत है। अब जो मैंने बात बताई है, भले ही नींद आंखों में चढ़ी रहे, सर पे नवरत्न तेल डालना, नींद गायब, मुंह धुलना ठंडे पानी से कि आज भाई ये क्वेश्चन करके ही सोना है। और अगर आपने ठान लिया और ये क्वेश्चन कर लिया बेटे, मैं समझता हूं कि जो आपकी नींद होगी उस दिन, और जो आप सोगे, वो इतना मीठी नींद होगी ना कि आपको इतना सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैंने ये काम तो कर लिया। और अगर वो चीज का सुख पाना है तो आज ये काम कर लेना, और अगर कर लिया तो कल मेरे को जरूर बताना, ठीक है? चलिए ऑन दिस नोट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? बता चुका हूं मास और वेट में क्या डिफरेंस है। फिर से वही मेरा बैग, ठीक है? अब मैंने कहा मेरे बैग के अंदर बहुत सारा सामान है, और मैं सपोज करो मैं धरती माता, ठीक है, और मैं नीचे से एक फोर्स लगा रहा हूं, तो भाई मेरे बैग में सामान भी है और नीचे से एक फोर्स भी लग रहा है। यदि ये फोर्स हट जाए, धरती माता ने कहा जी ले अपनी जिंदगी, फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, तो जो बैग में बचा हुआ कंटेंट है वही मेरा क्या है? मास। लेकिन यदि उस मास पे धरती माता ने कहा तेरे को खींचती हूं, ठीक है, तो मैं अगर उसको नीचे खींच रहा हूं तो दैट मींस अब वो क्या हो गया? वेट। इट मींस मास का मतलब क्या होता है? उसके अंदर का कंटेंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मास। वेट क्या है आपका? वेट मतलब जो फोर्स लग रहा है उसके कंटेंट पे, दैट इज अ वेट। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेट की क्या कोई यूनिट होती है? हाँ होती है, दैट इज अ फोर्स, दैट इज अ न्यूटन। F is equals to ma, F is equals to mg, that's why W is equals to F is equals to mg, that's why it is a Newton। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, mass of a body is measure of its inertia, weight of the body is the force with which it is attracted towards the earth, W is equals to mg, that is also F, acceleration due to gravity। ऐसा यूनिट किलोग्राम, ऐसा यूनिट न्यूटन। क्या मास मेरा 0 हो सकता है?
कभी नहीं होगा। आप कहो अरे भाई मैंने अर्जुन सर का मास 0 कर दिया, मतलब अर्जुन सर को गायब कर दिया, इस दुनिया में ही नहीं रहे अर्जुन सर, इस दुनिया में उनका कोई व्यक्तित्व ही नहीं बचा अर्जुन सर का, बिकॉज उनका मास तुमने क्या कर दिया 0। वेट क्या 0 हो सकता है? हाँ, यहां पे देखिए इट वैल्यू कैन बी चेंजेस, मतलब क्या है? कैन बी चेंजेस एंड इट कैन बी 0। इट कैन बी मेजर बाय द बीम बैलेंस, इट कैन बी मेजर बाय द स्प्रिंग बैलेंस, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां? नीचे की ओर जो खींच रहे हो, तभी तुझे डायरेक्शन है, तभी तुझे वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूल वाइज में तो भैया जे क्वेश्चन का अलग ही जलवा रहता है। मतलब अगर टीचर को कुछ नहीं आ रहा तो ये जरूर देगा भाई कि ये तो मतलब अच्छा ही क्वेश्चन, टीचर का आने का मतलब अगर उनको कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन देने में, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी लैंग्वेज पॉइंट्स बच्चों को आता है, मास और वेट में डिफरेंस, लेकिन अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या 2 पॉइंट लिख के आओगे? हाँ। क्या नंबर 5 मिल जाएंगे ना? तो उसके लिए क्या काम करना है? ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको लर्न होना अनिवार्य है। बात आगे की ओर बढ़ते हैं। Why does an object float or sink when it is अभी बताया आंसर, मैं समझाऊंगा भी नहीं, डायरेक्ट आंसर। द डेंसिटी मतलब क्या है? अगर डेंसिटी ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है बॉयंट फोर्स से, तो वो भाई साहब सिंक होगा, वही चीज तो है। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वाटर डिसाइडेड द फ्लोटिंग एंड द सिंकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वाटर। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम per centimeter cube. If the density of an object is less than the density of the water, it will float. If the density is greater than the density of water, it will sink. बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब आप सपोज करिए, मैं गया स्विमिंग पूल में नहाने, मेरे को स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, मैं बस वहीं तक क्लियर हूं जहां तक यहां तक पानी है, उसी में मैं मौज कर लेता हूं, उसी में मैं मस्ती कर लेता हूं, बस वहीं तक अपना लिमिट है, ठीक है। मेरे को गहराई देख के हालत खराब हो जाती है, ऐसा लगता है नीचे की ओर कोई खींच रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो खलीफा नहीं, मैंने कहा भाई मैं तो मतलब आगे कुछ भी हो जाए मैं तो जाएगा, मैं चला गया। जाने के बाद नीचे में सिंक हो गया, सिंक मतलब डूब गया। क्यों? क्योंकि मेरी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अधिक है। यहां पे एक दूसरा प्रश्न बनता है, इसी सिक्के का दूसरा पहलू। सपोज करिए मैं मर गया, मरने के बाद जो मेरी बॉडी है वो सरफेस पे फ्लोट करती हुई क्यों दिखाई देती? भाई जब मैं जिंदा था तो नीचे बैठ गया, मैं मर गया तो ऊपर आ गया, ऐसा क्यों? क्योंकि मरी हुई बॉडी में या फिर किसी का मृत शरीर है या फिर डेड बॉडी है तो बेटे वो अंदर ही अंदर डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देती है, और अंदर ही अंदर जब वो डिकम्पोज होना स्टार्ट करती है तो उसके अंदर गैसेस बनने लगती हैं। ड्यू टू दैट गैसेस द डेंसिटी ऑफ द डेड बॉडी इज गोना टू बी डिक्रीजेस एज कंपैरिजन टू वाटर। दैट्स वाई वो क्या करती है? फ्लोट करने लगती है। यही तो हमारा जो बलून होता है या फिर जो सेफ्टी जैकेट होता है वही वो भी तो यही काम करता है। क्या काम करता है? वो हमारी डेंसिटी को कम कर देता है। ड्यू टू दैट हम क्या करने लगते हैं? सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं। और यही दोनों पॉइंट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझाए हैं। वहां पे बस हमने 2 चीजों का यूज करा, बॉयंट फोर्स, अप्लाइड फोर्स। यहां पे इन्होंने किस चीज का यूज करा? डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे आप लोगों को यह बात क्लियर होनी ही चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे? यहां पे क्या पूछा गया है? व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 वेट ऑन द अर्थ। मतलब क्या है कि सपोज करिए ये मेरा अर्थ है और ये मेरा मून है, ठीक है। अर्थ पे यदि मेरा वेट 36 किलोग्राम है तो वही मून पे मेरा वेट कितना होगा? 6 किलोग्राम। मतलब क्या है? 1/6। 1/6 का मतलब इसका 1/6वां हिस्सा मेरा मून के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझिए। जो भी मेरा वेट डिपेंड करता है वो किस पे करता है? कैपिटल जी पे करता है कि स्मॉल जी पे करता है? तो बेटे ये चीज मेरा स्मॉल जी पे करता है, और स्मॉल जी किसके बराबर होता है? कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर। r मतलब रेडियस, m मतलब मास। और अगर आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों ही मून में कम है,
जब ये दोनों के दोनों ही मून में कम है तो ग्रेविटी भी यहां पे कम होगी एज कंपैरिजन टू अर्थ। और जब ग्रेविटी ही कम है, जो कि आपका वेट को बढ़ाने और घटाने का काम करती है, जब यही कम है तो ऑटोमेटिकली हमारा मास यहां पे भी कम होगा एज कंपैरिजन टू अर्थ। आगे की ओर हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, तब आपको और क्लियर होगा। क्या है आंसर? द वेट डिपेंड ऑन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट मेरा किस पे डिपेंड यहां पे कर रहा है? मैंने आपको बताया भी है, वेट मेरा डिपेंड कर रहा है स्मॉल जी, दैट इज अ ग्रेविटी, दैट इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ एंड द मून इज नॉट सेम। जो कि आपका जी की वैल्यू है वो अर्थ और मून में बराबर नहीं हो सकती है। द मास एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, द मास and the radius of earth is more than as comparison to mass and the radius of the moon, as the weight of the body on the earth is 6 times more than the weight of the mass of the moon। मतलब क्या है कि इसी वजह से यहां पे ये 6 गुने का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। आशा कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यू फाइंड your mass to be 42 किलोग्राम on weighing scale या फिर weighing machine। is your mass more or less than 42 kg? यहां पे मैंने आपको डिफरेंस याद करो। यहां पे अब आपको देखो, अब आपको कनेक्शन बैठाना है एक क्वेश्चन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे क्वेश्चन पे। क्या मैंने आपको मास और वेट बताया? हाँ या ना? मास और वेट में मैंने आपको कहा कि वेट आपका चेंज हो सकता है बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द स्मॉल जी। क्या आपका मास चेंज होगा? कभी नहीं, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द जी। वही तो है यहां पे, ध्यान से आंसर देखो। द वेइंग मशीन एक्चुअली मीजरिंग व्हाट? वेट। वेइंग मशीन मेरा मीजर क्या करता है? वेट ऑफ द बॉडी एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या वेट पे मेरा क्या वर्क करता है? स्मॉल जी। दैट्स व्हाई हम लोग किसका यूज करते हैं? वेइंग मशीन का। लेकिन जो हमारा मास है, क्या वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा? यदि वो डिपेंड ही नहीं करेगा तो क्या वो फ्लक्चुएट या फिर कम या ज्यादा होगा? नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। यहां पे लिखा भी है रिमेन सेम। बात समझ में आ रही होगी आपको यहां पे। नेक्स्ट, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन। अरे दादा, देखो देखो, चलो मैं बता ही देता हूं। ऐसे पहले क्वेश्चन पढ़ता अपन। मैं जब ऐसे क्वेश्चनों को देखता हूं ना तो मेरे को ये लगता है कि मेरे बच्चे इस क्वेश्चनों को बड़े आसानी से करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार, ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 किलोग्राम। मतलब क्या है? ये मेरा कॉटन मास, कॉटन है, और ये हमारा आयरन है। दोनों के दोनों कितने हैं? 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। When measured on weighing machine, in reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? अगर बता दो तो मैं मान जाऊं कि भाई इसका आंसर आप लोगों को पता है। बताओ, कभी रजाई भरवाने गए हो? रजाई भरवाने अगर जाओ तो उससे कहो कि भाई साहब 10 किलो रुई दे दो हमको, तो वो जो रुई देगा ना वो एक गोनी में देगा। गोनी मतलब एक बोरी में देगा, और वो बोरी पूरी पूरी रुई से भर गई होगी। है तो वो 10 ही किलो, लेकिन पूरी की पूरी बोरी भर देगी। अब उससे को भैया 10 किलो का बाट दे देना हमको। बाट मतलब वो वजन दे देना लोहे वाला, वो हाथी में आ जाएगा इतना सा। मतलब क्या है दोनों के दोनों 10 किलो के हैं, दोनों के दोनों 10 किलो के, लेकिन अंतर किसका आ रहा है? अंतर आ रहा है इसके वॉल्यूम का। इसका आ रहा है वॉल्यूम का। अब इसका आंसर समझते हैं। इतना मैंने बस जस्ट हिंट दिया है, अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? द हैवीनेस ऑफ द बैग कैन बी गिवन बाय डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास भाई साहब इसका फिक्स्ड है, दैट इज 10। हाँ या ना? दैट इज 100, सॉरी 100 है। यहां पे क्या है? 100। लेकिन यहां पे फ्लक्चुएट क्या होगा? वॉल्यूम। एज यू कैन सी कि डेंसिटी हमारा मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर है, और वॉल्यूम रुई का ज्यादा होगा,
और अगर ये रुई का ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। रुई का मतलब इतने बड़ी रुई, और वहीं पे 100 किलो, तो एक छोटी सी प्लेट में भी 100 किलो आ जाएगा आपका आयरन। तो दैट्स वाई यहां पे डेंसिटी ऑफ द कॉटन इज लेस देन एज कंपेरिजन टू डेंसिटी ऑफ आयरन बार। हेंस density is inversely proportional to volume. That's why the bag of the iron one is heavier. The bag of iron will be heavier as comparison to bag of cotton. यहां पे ये बात समझिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को। वो ये लोग ये समझ लेते हैं कि भाई जब मास दोनों का बराबर है और मास मेरा चेंज हो नहीं रहा है, जब मास दोनों का बराबर है चेंज हो नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन ही वो गलत कह देते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है, आपने क्वेश्चन ही गलत दे दिया कि विच वन इज हैवियर देन अदर। कोई हैवियर नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। नहीं भाई, यहां पे आपका कौन सा खेल खेलेगा, डेंसिटी का। किसका खेल खेलेगा, डेंसिटी का। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ऑटोमेटिकली हैवियर होगा, जिसकी डेंसिटी कम वो ऑटोमेटिकली हल्का होगा। बात ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एनसीईआरटी में IM कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई इसके बनने के चांसेस ज्यादा है, वो मैं आपको अलग से बताते जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट। कहां पे लगता है बॉयंट फोर्स, याद करो मैंने कहा था अगर अप्लाइड नीचे लग रहा है, बॉयंट कहां लगेगा, ऊपर। देखते हैं आंसर। द बॉयंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड एक्ट अपवर्ड विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज अ अप्लाइड फोर्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। Why does a block of plastic released अंडर वाटर कम्स एट द सर्फेस? बिकॉज डेंसिटी उसकी क्या होती है, कम होती है। यहां पे देख लीजिए, द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक इज लेस देन टू द वाटर देन द बॉयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द प्लास्टिक ब्लॉक इट्स ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लास्टिक ऑन द वाटर। वही सेम है। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब बेटे ऊपर आएगा, नीचे नहीं हो गया, ये गलती से हो गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए, इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1, यहां पे भी क्यूब ऊपर दे दी, मिस प्रिंट हो रहा है बेटे, तो इस चीज को थोड़ा निग्लेक्ट करिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक? आगे की ओर बढ़ते हैं। मास मेरा कितना है 50, वॉल्यूम मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी किसके बराबर होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी वहां पे गिवन है। अब आप यहां पे समझिए, यदि ये मेरी डेंसिटी इससे ज्यादा निकल रही है तो ये ऑटोमेटिकली सिंक होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। डेंसिटी मेरा किसके बराबर हो रहा है, डेंसिटी मेरा किसके बराबर हो रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम के। मास यहां पे कितना गिवन है 50, वॉल्यूम कितना गिवन है 20, 0 से 0, 2 2 4, 2.5। तो आप यहां पे देखें कि जो डेंसिटी है किसी और चीज की वो कितनी आई मेरी 2.5, लेकिन जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो मेरा कितना है 1। अब आप देखो कि ये डेंसिटी इससे ज्यादा है, और अगर ये डेंसिटी इससे ज्यादा है तो इट विल सिंक, इट विल नेवर एवर फ्लोट। वही चीज है, एज द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर द सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं इन क्वेश्चनों पे ज्यादा वक्त इस वजह से नहीं बर्बाद कर रहा हूं क्योंकि मैं ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया हूं। डेंसिटी से रिलेटेड, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पे आपको डायरेक्ट डेंसिटी नहीं दी गई है, यहां पे आपको डेंसिटी निकालना है। पहले के क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई थी, बस इतना खेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द मास ऑफ अ 500 सील्ड पैकेट इज 350, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब। Will the packet float or sink? The density of the water is 1 gram centimeter cube. What will be the mass of the water? अरे बहुत आसान है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन करिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है इसका फर्स्ट वाला पार्ट।
यदि कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ मिला, आई विल गिव यू 100% श्योरिटी कि मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में जरूर लूंगा। लेकिन अगर नहीं आया तो मेरे को इसका आंसर चाहिए, ठीक है? अगर आंसर भी नहीं आया तब भी मैं लूंगा। बात क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है मेरा? क्वेश्चन हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे और इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया है? हाउ डज, कितना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? अब इस फॉर्मूले में क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में अब क्या बोला गया? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? m1 m2। ये m1 एक ऑब्जेक्ट है और m2 एक ऑब्जेक्ट है। When the distance between them is reduced to half, मतलब क्या है? यदि इनकी डिस्टेंस कहां से नापी जाती है? मैंने बताया है आपको क्लास में। यदि आपको क्लास वो नहीं देखी है तो आप जाइए, सबसे पहले वो क्लास देखेंगे आप, क्योंकि मैंने उस क्लास में बताया है कि जो इसकी डिस्टेंस है वो कहां से नापी जाती है बेटे? इसके सेंटर से, सेंटर टू सेंटर। और ये डिस्टेंस को हमने क्या कहा? नाम दे दिया आर। क्या नाम दे दिया? आर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। क्या है? डिस्टेंस जो है जस्ट उसकी आधी कर दो आप। यदि यहां पे आर है तो मैंने कितनी कर दी? आर बाई टू, दैट मीन्स आर अपॉन टू। आर मान लो कोई भी एक वैल्यू है, जस्ट उसकी हाफ करनी है, हाफ करने के लिए मैंने टू से उसको डिवाइड कर दिया। अब यही वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में उठा के पुट करूं, क्यों? क्योंकि m1 और m2 आपका फिक्स्ड है, तो ये वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है। g आपका कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होनी है। तो वैल्यू कौन सी चेंज हो रही है? r। तो मैं यहां पे रख रहा हूं f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 और r की वैल्यू क्या है यहां पे? r इज इक्वल्स टू r अपॉन टू, बिकॉज रेडियस यहां पे क्या कर दी? रेडियस मतलब डिस्टेंस यहां पे क्या कर दी? हाफ कर दी। तो दैट विल बी r अपॉन टू का होल स्क्वायर। और यदि हम इसको ओपन करेंगे तो f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और याद करो मैथमेटिक्स में a अपॉन बी अपॉन सी में c कहां पे जाता है? a के पास। तो ये 4 कहां जाएगा? इसके पास। तो दैट मींस f इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और क्या आप ये कह सकते हो कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है? फोर्स के बराबर होती है। तो f इज इक्वल्स टू व्हाट? 4f। मतलब क्या है कि यदि आप यहां पे रेडियस आधी कर दोगे तो फोर्स आपका कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। यहां पे मैं आपको ये चीज दोबारा समझा दे रहा हूं क्योंकि यहां पे बच्चों को डाउट होगा। अब मैं पूरा का पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखो। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस? टू ऑब्जेक्ट मैंने माना, लेट द टू ऑब्जेक्ट इज m1 एंड m2 and the distance between m1 and m2 is suppose that कि यहां पे r है। When the distance between them is reduced to half, मतलब क्या है? अब जो नई डिस्टेंस आ रही है वो कितनी है? तो r is equals to r upon 2। ये नई डिस्टेंस है। मेरे को कौन सी नई वैल्यू निकालनी है? So that new value is force of gravitation। तो F is equals to capital G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर यहां पे कितना गिवन है? आर अपॉन 2। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, सो ये किसके बराबर आएगा? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1
m2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहां पे आप वो चीज देख रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वही चीज मैंने यहां पे लिख दी। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे एक चीज बन रही है, दैट इज a अपॉन बी अपॉन सी। सो अगर कभी भी ऐसा कुछ आपके सामने बन रहा है तो c विल गोज टू a साइड। तो आंसर क्या होगा? f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और 4 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूंगा। अब आप याद करो कि यहां पे कोई एक चीज क्या किसी चीज के बराबर है, मतलब क्या है, कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के बराबर है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल F। तो यहां पे क्या होगा? F इज इक्वल्स टू 4F। मतलब क्या है कि अगर आप रेडियस हाफ करते हो तो फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना, बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर। आशा कर रहा हूं आप लोगों को यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसके सॉल्यूशन को भी एक बार देख लेते हैं। वही सेम चीज यहां पे बताई गई है। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर r इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 एंड वेदर f डैश का मतलब क्या है? यहां पे न्यू फोर्स। न्यू फोर्स कब निकल रहा है आपका? जब आपका रेडियस कितना आ रहा है? हाफ हो रहा है। तो दैट इज इक्वल टू 4F, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? F। Thus, the force of gravitation is 4 times to the original force। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। एक बार बेटे मेरे कहने से एक बार आप ये क्वेश्चन को जरूर अपने आप से सॉल्व करो, अभी के अभी आपको 110% आएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अगर अपने को कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, ऐसा नहीं डायरेक्ट, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट on all object is proportional to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a lighter object? क्या है मतलब? ध्यान से समझो। यहां पे आपको कहा गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट मींस F, वो प्रोपोर्शनल होता है मासेस के। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इन्होंने कहा कि यदि मैं यहां पे एक लाइटर ऑब्जेक्ट छोड़ूं और एक हैवियर ऑब्जेक्ट छोड़ूं, या फिर आपने देखा होगा कि यदि मैं एक तरफ 1 किलोग्राम का आयरन रॉड छोड़ूं और इधर एक फेदर छोड़ दूं, फेदर मतलब एक पंख छोड़ूं, तो आपने देखा होगा पंख पहले धीरे धीरे आता है, लेकिन आयरन रॉड तेजी से नीचे की ओर आ जाती है। क्यों? क्या आयरन रॉड में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है? नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ कि वहां पे एयर का रेजिस्टेंस है, और यू कैन से दैट कि फोर्स लग रहा है जो कि फेदर को ऊपर की ओर खींच रहा है। लेकिन जो आयरन रॉड है उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो नीचे सिंक हो रहा है। आप इतना बात समझो। लेकिन अगर मैंने वहां पे एयर को हटा दिया, वैक्यूम चैम्बर में आप देखोगे कि जैसे ही फेदर गिर रहा है वैसे ही आपका आयरन रॉड गिर रहा है। इट मींस जो आपका ग्रेविटी होता है दैट इज अ स्मॉल g which is not depending on the masses of any object। वो किसी भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप ये वीडियो भरी पढ़िए बेटे, ठीक है? चाहोगे तो मैं भी एक अगर वैक्यूम चैम्बर मेरे को मिलेगा तो मैं ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा आपको। लेटर ऑन आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। आज भी आपको एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? और मे बी आपको देख चुके होगे आप, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेज वाला है, आपको देखना ही चाहिए, ठीक है? हम लोग फिर से बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं, टुकड़ों में समझते हैं। क्या बोला गया? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। हाँ भैया, मैंने माना कि जो F होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मासेस पे। हाँ, बाय देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। आपने कहा कि भैया ये तो नॉर्मल लाइफ में होता है कि अगर मैं इधर पंख छोड़ दूं, इधर आयरन रॉड छोड़ूं, आयरन रॉड तेजी से नीचे आएगा। लेकिन वहां पे एक रेजिस्टेंस भी लग रहा है, दैट इज द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जो हवा है दैट इज अ फ्लूइड, वो को ऊपर उठाती है, वो पंख धीरे धीरे लहराते हुए नीचे की ओर आ जाता है। आपने देखा होगा। लेकिन अगर हम उस मीडियम को ही हटा दें, अगर हम उस फ्लूइड को ही हटा दें, तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों एक साथ नीचे आएंगे और नीचे से धम से गिरेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो इससे हमको देखने को क्या मिलता है कि जो हमारा G है दैट इज बेसिकली नॉट डिपेंडिंग ऑन द मासेस। आंसर देखते हैं, ध्यान से देखिए। द एक्सेलरेशन
with which a body falls toward is constant, that is 9.8 meter per second, and which is independent, वो किसी पे डिपेंड नहीं है और बेसिकली masses of the body पे तो है ही नहीं. Thus all body fall with the same acceleration irrespective of their masses. मतलब क्या है कि अगर मैं इधर एक पिन गिरा दूं और इधर एक मिसाइल गिरा दूं बड़ी सी, ठीक है, और मीडियम हो ही नहीं, हमारे पास कोई भी मीडियम ना हो, तो क्या ये दोनों तेजी से एकदम नीचे गिरेंगे? हाँ, एक ही टाइम पे गिरेंगे. तो क्योंकि ग्रेविटी इन दोनों पे ही एक समान लग रही होगी, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मासेस. आशा कर रहा हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा. ठीक है, एक बार लैंग्वेज दे. इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको बता दिया कैसे करा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 को करने का क्या तरीका है सर? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप पहले एक बार इस आंसर को रीड करो, देन इस आंसर को छुपा दो और फिर अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखो. बेटे मैं आपको बेबी स्पून जो होते हैं कि बच्चों को हाथों से खाना खिलाया जा रहा है, मैं वो नहीं कर रहा हूं आपके साथ. मैं ये चाह रहा हूं कि आपके मस्तिष्क में आप जो विवेक का यूज कर पा रहे हो, उस विवेक के सहारे आप कितना अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं. और फिर जो गलती हो आप इस वाले आंसर से एक बार मिलाइए, आपको खुद अपनी गलतियां पकड़ में आने लगेंगी. और बेटे किसी महान पुरुष ने कहा भी है, यदि आप खुद की गलतियां पकड़ने लगे, खुद में कमियां निकालने सके लगे कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, इस वजह से मे भी ये दिक्कत हो रही है, किसी और की कमी की वजह से ये दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप समझिएगा कि आपका प्रगति स्टार्ट हो गई, आपका उद्धार स्टार्ट हो गया. आप धीरे 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 करके ऊपर की ओर जाने लगो. चलिए, ऑन दैट नोट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को क्या बोल रहा है? हाँ, what is the magnitude of gravitational force when earth and 1 kilo object on its surface? Mass of earth is 6 into 10 to the power and the radius of earth is 6. Radius of earth is 6.4. देखो बहुत आसान है. What is the magnitude of gravitational force? Basically हमको magnitude पूछा है gravitational force का, so that is F is equals to capital G m1 m2 upon r square. अब क्या हमको निकालना है? हमको निकालना है भैया, आपने कहा भैया हमको F निकालना है, हमने मान लिया बेटे हाँ आपको F निकालना है. चलो आपको क्या निकालना है? F निकालना है. तो F is equals to, F is equals to क्वेश्चन मार्क. कुछ G की वैल्यू गिवन है? हाँ गिवन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि G की वैल्यू आपको लर्न करना बहुत जरूरी है. दैट इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. क्या अगर आप यहां पे ये यूनिट नहीं लिखोगे तो क्या एग्जामिनर नंबर काट सकता है? निसंकोच काट सकता है. यदि मैं आपका एग्जामिनर होऊंगा तो मैं आपको इस पे एक भी नंबर नहीं देना चाहूंगा, बिकॉज इसकी यूनिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है. देन मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम. मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो मास ऑफ अर्थ लर्न करते हैं. आप नो डाउट लर्न कर सकते हो, ज्ञान कभी भी बर्बाद नहीं जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको मास ऑफ अर्थ गिवन होगा. ठीक है, एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम. अब सबसे पहले हमारा क्या दायित्व बनता है, क्या हमारा उद्देश्य होता है, क्या हमारा फोकस होता है? वो चीज होती है कि क्या हमारी सारी की सारी यूनिट्स एक समान है. हाँ भैया, यहां पे भी किलोग्राम है, यहां पे भी किलोग्राम है, यहां पे भी किलोग्राम है. क्योंकि कुछ बच्चे का क्या होता है कि अरे उन्होंने क्वेश्चन देखा, अरे सर ने करवाया था, इसको तुरंत करो, लेकिन आपके एग्जामिनर ने क्या करा, यहां किलोग्राम की जगह ग्राम कर दिया. तो आपका पहला और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इस ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. यदि आपने ये काम नहीं करा बेटे, भले ही आपका ये सही है, ये सही है, ये सब सही है, लेकिन आपका आंसर नहीं सही है तो क्वेश्चन नहीं सही होता है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे. F is equals to 6.67 10 to the power minus 11 multiply by 6 into 10 to the power 24 multiply by 1 divided by 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर.
आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपके पास होगा। यदि आपको आंसर देखना है तो हम इसके सहारे देख सकते हैं। क्या है आंसर? 9.77 न्यूटन, दैट इज अ 9.8 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। इतनी बात आपको क्लियर होनी ही चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हमको ये सॉल्यूशन करने में दिक्कत होती है, तो मैं इसका भी तरीका बता दूं, आप देख लो। चलो मैं जल्दी से बता दे रहा हूं। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, अगर मैं इस पॉइंट को घटाऊंगा तो यहां पे कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ेगा। दैट मींस यहां पे कितना होगा? 13, और इस पॉइंट को मैंने गायब कर दिया। तो आंसर क्या होगा? 667 इंटू 10 टू द पावर -13 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 24। अब आप देखो कि जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड होती है कि नहीं होती है? और पावर ऐड माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 667 इंटू 6, हाँ या ना? डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12, क्योंकि 6 कितना हो जाएगा? 12। आपको इतनी बात समझ में आनी ही चाहिए। यहां पे ये चीज मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, तो आप इस चीज को निगलेक्ट करें, और इसको पावर को जब आप खोलेंगे सो दैट विल बी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। और जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर ऑफ अ 9.8 न्यूटन। बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा बेटे कि मैं आपको ये सॉल्यूशन पूरी तरह से करके दिखा पाऊं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब आपको करना क्या है? अब आपको करना यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप रीड करो इत्मीनान से। सबसे पहले न्यूमेरिकल में अगर आपको पकड़ बनानी है तो आप गिवन लिखना सीखो। बच्चा क्या करता है कि उसने कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, वो F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R इसको लिखना चालू कर देता। नहीं, पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मैंने जाना कि क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है। आपका दूसरा काम होता है, पूछा तो गया, ये तो मेरे को पता चल गया, लेकिन उस पूछे जाने के साथ साथ क्वेश्चन में दिया क्या रखा है, मेरा वो पहचानने का काम है। तो मेरा काम क्या है कि मेरे को ऑब्जेक्ट का मास दिया है, अर्थ का मास दिया है, रेडियस दिया है, जी मेरे को पता होता है, तो मैं एफ बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। मतलब क्या है कि क्वेश्चन रीडिंग से न्यूमेरिकल आप 70% to 80% सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर पेन, विद ओनली यूजिंग योर ब्रेन। लेकिन वो कैसे कि आपको स्टेप पता होने चाहिए। याद रखिए, सीढ़ी अगर एक एक स्टेप करके चढ़ोगे मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर वही सीढ़ी को आप लोग एक सीढ़ी से अगर 10वीं सीढ़ी पे जाओगे तो बेटे मुंह के बल गिरोगे। तो आपका पहला काम क्या है? भले ही टाइम कम है, मैं सब मान रहा हूं, लेकिन आप ये चीज याद रखो कि अपन को स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और सिलेबस की चिंता मत करो बस। लेकिन बस इतनी चिंता करो कि जितना मेरा हो गया है उसमें मेरे को कंठस्थ करना है, उसमें मेरे को रॉक सॉलिड होना है कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटे, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which moon attract the earth? Why? क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। क्या है? The gravitational force with which a body A attract another body B is equal to the magnitude and opposite in direction। मतलब क्या है? अब आप ध्यान से समझिए, पहले मैं आपको बता देता हूं, पूरा ही पढ़ देता हूं। Thus, the magnitude of force with which Earth attracts the moon is equals to with which moon attracts the Earth. Thus, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए और समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा, ठीक है? मैं अपने सहयोगी को एक बार यहाँ पे बुलाना चाहूंगा कि अगर वो आ जाए, वो अगर थोड़ा शाय हैं तो मैं उनका शक्ल नहीं दिखाना चाहूं, ठीक है? लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि ये एक रोप है, वो एक रोप को अपने एक एंड से खींचे और मैं इस रोप को अपने एक एंड से खींचूंगा। आप खींचो तेजी से, ठीक है? अब मैं कहूं कि क्या मेरी बॉडी कहीं पे जा रही है? नहीं। अब मैं कहूं कि क्या इनकी बॉडी कहीं पे जा रही है? नहीं। इट मींस छोड़ दीजिए। इट मींस क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे? क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज दैट आई एम अर्जुन, सो आई एम ए, और जो भैया आए थे सपोज दैट भैया इज नोन एज अ हैंडसम भैया, ठीक है? उनका नाम क्या है? HB, हैंडसम भैया, ठीक है? अब मैंने कहा कि ए भैया ने हैंडसम भैया को खींचा अपनी तरफ और कितना फोर्स लगाया? लेट सपोज 5,
और हैंडसम भैया ने अर्जुन भैया को खींचा तो उन्होंने कितना फोर्स लगाया? 5। तो क्या अर्जुन भैया की बॉडी ए पोजीशन से हिलेगी? कभी नहीं। और क्या हैंडसम भैया की बॉडी बी पोजीशन से हिलेगी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो फोर्स क्या करेगा? एक दूसरे को नलिफाई कर देगा, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी एक दूसरे की पोजीशन के ना तो पास आएगी और ना ही दूर जाएगी। लेकिन अगर मैं करूं कि हैंडसम भैया ने फोर्स लगाया 15 का, कितना लगाया? 15 का, तो अर्जुन भैया क्या करेंगे? हैंडसम भैया की तरफ मूव कर देंगे। और अर्जुन भैया ने मूव लगाया 30, वो फोर्स लगाया 35 का, तो हैंडसम भैया किसकी तरफ मूव करेंगे? अर्जुन भैया की तरफ। बात समझ में आ रही है? अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द अर्थ एंड द मून। अब हम हैंडसम भैया और अर्जुन भैया को गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। गायब हो जाओ भाई, ठीक है, गायब हो जाओ भाई, गायब हो जाओ, ठीक है। मैंने कहा दैट इज अ अर्थ एंड दैट इज अ मून। सपोज दैट मून अर्थ की तरफ फोर्स लगा रही है 10 का और वहीं अर्थ भी मून की ओर फोर्स लगा रही है 10 का। तो क्या, अब देखो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो और ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? नलिफाई। तो क्या ये और ये एक दूसरे के पास या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी? नहीं जाएंगी। मतलब क्या है? फोर्स लगाने के बावजूद ये अपनी पोजीशन दैट इज ए और बी को छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज फोर्स कैसा है? इक्वल अमाउंट में है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां तक बात आपको समझ में आनी ही चाहिए और आशा कर रहा हूं आ रही होगी। एक बार आंसर को फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। सो द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अ बॉडी ए अट्रैक्ट अनदर बॉडी बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर वो इक्वल है, जैसे कि 5 और 5, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अ बॉडी बी अट्रैक्ट टू ए। मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बी एक तरफ अगर फोर्स लगा रही है, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो जो ए बॉडी फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द मून is equal to the magnitude of the force with which moon attract the earth. Thus both the earth and the moon attract each other with equal force. Hence they will not move and they will not leave their original position, that is a or B, जो कि मैंने सपोज करवाया था आपको इस प्रीवियस उसमें कि A बॉडी मून की है, A पोजीशन मून की है और B पोजीशन अर्थ की है। तो ये अपनी ए और बी को छोड़ेंगे ही नहीं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और आशा कर रहा हूं आ रही होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है? इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून? बहुत आसान है आंसर ही, क्योंकि मैं इसके आंसर पे डायरेक्ट क्यों जा रहा हूं? क्योंकि आप देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो और ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कुछ सिमिलैरिटी है? हाँ है। तो जल्दी से इसके आंसर की ओर मूव करते हैं। आंसर क्या है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ ड्यू टू द फोर्स exerted on it by the moon is very small, as the mass of earth is very large. Hence the movement of earth towards the moon is not noticed. और ये आप ये कह सकते हो कि ये होता ही नहीं है, because it is in a equal magnitude and in a opposite direction, जो कि हम लोगों ने इस वाली क्लास में, इस वाले क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, आगे की ओर मूव करते हैं। What happened to the force between two objects if the mass? भाई ये तो बहुत आसान है। इसको क्वेश्चन को करने से पहले जब भी पूछा जाए what happened to the force between two objects, सबसे पहले वो फोर्स लिखो। F is equals to कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? the mass of one object is double. If the mass of one object is doubled, so the force is also going to be doubled because it is directly proportional. पहला वाला खत्म। दूसरा वाला, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगर मैंने कहा डिस्टेंस, मैंने द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, अगर मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डबल कर दिया
तो आप देखोगे, मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। इनकी जो डिस्टेंस है वो पहले r थी, लेकिन फर्स्ट केस में मैंने 2r करी और सेकंड केस में मैंने 3r करी। और अब मैं जान रहा हूं कि f, क्या मैं जान रहा हूं कि f किसके बराबर होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और r की वैल्यू यहां पे अब क्या हो गई है, 2r। तो f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4r स्क्वायर। और अगर मैं इस 4 को सेपरेट कर दूं, दैट मींस f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 4f। इट मींस अगर मैं डिस्टेंस को 2 गुना कर रहा हूं तो फोर्स मेरे कितने गुना कम हो जाएगा, तो दैट मींस 1 अपॉन 4 टाइम्स इट गोना टू बी डिक्रीज। अगर 4 नीचे आ रहा है इट मींस डिक्रीज, अगर यही 4 ऊपर आ रहा है तो इट मींस इंक्रीज, ठीक है। सेकंड केस आपको बड़े आसानी से आप कर डालोगे, एक बार जरा करके दिखाओ। दैट मींस f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r कितना है, 3r। तो दैट इज अ 3r स्क्वायर। वही सेम चीज है, 1 अपॉन 9 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर आता है, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, that value is equals to what, f। तो f dash is equals to 1 upon 9f और f dash is equals to 1 upon 4f। ये आपका क्या है, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज 2 टाइम और 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? यहां पे आपको ये बात क्लियर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। मतलब क्या है कि f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब क्या है कि यदि मास मेरा सपोज दैट 2 है और इसका भी क्या है 3 है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज है, ये भी 2 टाइम इंक्रीज है, तो द फोर्स इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज 2 टाइम्स। आंसर देखते हैं, नहीं 4 टाइम्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड। क्या होगा, 2m1 multiply by 2m2, so that will become equals to 4m1 and 4m1 m2, so force is going to be increased 4 टाइम। आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। f is equals to कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। यहां पे क्या कहा गया, इफ द masses of the object are doubled, मतलब क्या है, both the masses। इसको भी मैं डबल कर दे रहा हूं, कैपिटल G 2m1 मल्टीप्लाई बाय 2m2 अपॉन r स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो 4 कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये मेरा किसके बराबर होता है, फोर्स के, तो f डैश दैट विल बी द न्यू फोर्स, तो f डैश इज इक्वल्स टू 4f। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आप यहां पे देखोगे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहला इंपॉर्टेंस कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट, चंद्रमा भाई साहब धरती को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, वो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको आंसर पे ही लाता हूं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। सबसे पहला क्या है, मैंने आपको बताया, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द gravitational force between the sun and the planets, thus force required by the planet to move around the sun in elliptical path known as a centripetal force। centripetal force मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि आप सपोज करिए एक कोई मास है, आप उसको स्ट्रिंग से अटैच करें और उस मास को ऐसे ऐसे घुमाएं, तो आप देखेंगे कि मास आपका बाहर नहीं जा रहा है, बिकॉज एक अंदर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है। दैट फोर्स इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। और उसी फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड
by the gravitational force of attraction between the planet and the sun. Thus, gravitational force is responsible for the existence of solar system. Next, आपने देखा होगा, मैंने इसका भी एग्जांपल दिया बेटे प्रीवियस वीडियोस में, आपको वो देखनी चाहिए। मैंने क्या बोला था कि आप देखो कि समुद्र में रात को जाने के लिए सारे लोग मना करते हैं कि भाई रात में मत जाओ, बहुत तूफानी लहरें निकलती हैं। क्यों लहरें निकलती हैं? क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो बेसिकली एक फोर्स लगा रहा होता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से पानी में उछाल देखने को मिलता है। यही चीज आप ये भी देखो, टाइड्स इन ओशियन आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द वाटर इन ओशियन। जो समुद्र में पानी होता है उस पर एक फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है, एंड दैट फोर्स इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ सैटेलाइट। ये वही सेम है जैसे हमने सोलर में भी पढ़ा था। क्या है कि आप देखो ना कि जैसे अर्थ है, अर्थ के बाहर एक नेचुरल सैटेलाइट घूम रही है, दैट इज अ मून। अब अर्थ और मून में भी एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ऑल्सो बेसिकली नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल मून, डिसाइडेड वेदर अ प्लैनेट हैज अ मून or not, since the gravitational force of planet like Mercury, Venus is very small, therefore these planets do not have satellite or moon। मतलब क्या है कि मतलब यह है कि कोई भी प्लैनेट है, यदि उसके बाहर कोई सैटेलाइट मूव कर रही है तो वो भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और अर्थ भी एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ड्यू टू दैट वो सैटेलाइट कंटिन्यूअसली उस प्लैनेट के चारों तरफ मूव करती रहती है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वही है, ये इसी का रिलेट कर रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर आप नेचुरल सैटेलाइट, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया उसमें बोल दिया मून, तो बच्चों के दिमाग में आएगा ओनली सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट। नहीं, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट अगर उस रेंज में आ रही है तो बेसिकली मैंने आपको बताया था हर मास एक फोर्स लगाता है, तो सैटेलाइट के अंदर भी तो एक मास होगा, तो वो भी फोर्स लगाएगा। तो दैट बेसिकली फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो रोटेशन मेरे को कंटिन्यूअसली दिखता है। पढ़ते हैं इसको। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। The gravitational force between the earth and the satellite provide a necessary centripetal force to the satellite to move in a circular path around the earth। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। The atmosphere involved of gases of the earth is possible due to gravitational force। कहा जाता है कि अगर अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या हम लोगों का सर्वाइवल पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितना भी एटमॉस्फेयर, जो भी हम लोग सांसों को ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर यही नहीं होगा तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज ऑल्सो, भाई रेनफॉल, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या पानी नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आएगा? कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, वी स्टे ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा तो भाई मैं जब चाहूंगा तब इस ग्रेविटी से बाहर की ओर निकल जाऊंगा। इतनी बात आपको समझ में आनी ही चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड, दैट विल इक्विवेलेंट टू 10। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ग्रेविटी आपको डालना बताया है। क्या होता है? F is equals to कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, और मैंने f आपको किसके बराबर बताया? ma के। लेकिन यहां पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट? mg। सो mg इज इक्वल टू g। अब m1 को मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं, कैपिटल M स्मॉल m, तो कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ लिखिए, मास ऑफ अर्थ लिखिए, g आपको पता है दैट इज 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। आगे की ओर बढ़ते हैं। What do we call gravitational force between Earth
and an object. That's the force of gravity, which is a small g. आगे की ओर बढ़ते हैं. अमित भाई, अब यहां पे आपको थोड़ा सा विवेक का यूज करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. क्या बोल रहा है? अमित buys few gram of gold at the pole as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meet him at equator. मतलब क्या है? अमित, सपोज करिए मैं हूं और मैंने सोना खरीदा पोल पर, ठीक है. वही सोना मैं हैंडसम भैया को दे रहा हूं, कहां पे ले जाके? इक्वेटर पे. तो क्या हैंडसम भैया इक्वेटर पे वो सोना लेंगे? नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? इसका याद करिए ग्रेविटी. तो मैंने बताया था कि ग्रेविटी फ्लक्चुएट करेगी आपका पोल पे और इक्वेटर पे. पोल पे ग्रेविटी आपकी कैसी होगी? ज्यादा, और वहीं इक्वेटर पे ग्रेविटी कैसी होगी? कम. और वेट किसके बराबर होता है? वेट इज इक्वल टू एम जी. मतलब जी ज्यादा, वेट ज्यादा, जी कम, वेट कम. तो मतलब क्या? इक्वेटर पे वही सोने का जो वेट होगा वो कम होगा एज कंपेरिजन टू पोल बिकॉज ऑफ जी. दैट्स वाई अगर उसका फ्रेंड थोड़ा चतुर होगा, थोड़ा बुद्धिमान होगा, तो वो कहेगा मेरे को ये सोना खरीदना ही नहीं है भाई, मैं ग्रेविटी के पैसे क्यों दूं, क्योंकि आप तो वहां से खरीद के लाओ, वहां पे सोना आपको बढ़ के दे रहा है, तो मैं उस ग्रेविटी के पैसे आपको क्यों दूं. तो यहां पे वो फ्रेंड आपको वाला सोना नहीं लेगा. आगे बढ़ते हैं. लेकिन मेरे जैसा फ्रेंड हुआ दयालु, तो कहेगा भाई दोस्ती में दे दे, लेकिन बुद्धिमान मैं भी हूं, ठीक है, ऐसा नहीं मैं बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन दोस्ती के लिए ले लूंगा. लेकिन यहां पे वो शायद दोस्त मना करे. आंसर में देखते हैं क्या करता है वो. Since the value of G is greater at the pole, पोल पे क्या होती है? वैल्यू ऑफ G ज्यादा होती है at the equator, so that the weight of gold at the pole will be greater than the weight of gold at the equator. Hence, his friend will say that weight of the gold is less than as told by Amit. बात क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. Why did a sheet of paper fall slower? अभी बताया था. Since the area, मैंने बताया था ना, नीचे से फ्लूइड फोर्स लगा रहा है और एरिया बढ़ा है, दैट्स व्हाई वो ऐसे ऐसे टेल के आएगा. लेकिन जैसे ही मैंने मीडियम हटा दिया वो धाम से नीचे गिरेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक बॉडी पे इक्वल लग रही है. Since the area of sheet of the paper is more than the area of paper of crumbled into a smaller, therefore a sheet of paper will experience a large opposing force due to air than the ball while falling down. Hence a sheet of paper falls slower. एरिया, दूसरा ग्रेविटी, आप इन चीजों का याद रखिएगा. तीसरा मीडियम, मीडियम गायब कर दो, दोनों आराम से गिरेंगे. ये चीज आपको क्लियर ही होनी चाहिए, ठीक है. आगे की ओर बढ़ते हैं. चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. मतलब क्या है कि जो जी ऑफ मून है वो किसके बराबर है? 1/6 G ऑफ E के बराबर है. इतनी बात क्लियर है. What is the weight in Newton of a 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? मतलब क्या है? मेरे को वेट निकालना है. W is equals to mg. हाँ या ना? mg वेट कहां पे होगा? मून पे. तो यहां पे मास मेरा कितना है? 10 किलोग्राम. और G ऑफ मून अगर हम लोग देखें तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9.8. हाँ या ना? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाय 6. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा सो द आंसर विल यू गेट दैट विल बिकम इक्वल्स टू 16.33. कितना आएगा? 16.33 किलोग्राम. क्या ये मेरा क्वेश्चन अब सही है? हाँ या ना? तो बताओ. नहीं है. क्यों नहीं सही है? क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिख दिया? किलोग्राम, जबकि आंसर मेरे को कहां से पूछा था? न्यूटन से. याद रखिएगा छोटी छोटी चीजें. तो द आंसर विल बी 16.33 न्यूटन. इतनी बात क्लियर है. आगे की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. मतलब क्या है? एक कोई बॉल है जिसको मैंने नीचे से ऊपर की ओर फेंका. सो द पोजीशन इज ए एंड द पोजीशन इज बी.
इनिशियल वेलोसिटी मेरे को गिवन है विद अ वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकेंड। v मेरा कितना होगा? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद बॉल वहां कुछ सेकेंड या फिर कुछ मिली सेकेंड के लिए वहां स्टे करती है, जिसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी वहां पे कितनी होती है? 0। ये हाइट मैंने क्या मान के चला? दैट इज h। मेरे को क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। उससे पहले आप एक चीज ये समझिए कि ये कोई बॉल है और इस बॉल को मैं नीचे से ऊपर की ओर ऐसे फेंक रहा हूं। भाई जब मैं नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको ऊपर से नीचे की ओर खींच रही होगी। इट मींस जो आपका g होगा दैट इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैसा होगा? नेगेटिव में। कैसा होगा? नेगेटिव में। आंसर अब देखते हैं कि मैं कैसे निकालूंगा। तो आपको याद हो कि काइनेमेटिक्स में 3 नियम दिए गए थे। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square minus u square is equals to 2as। तो हम कौन सा यूज करेंगे? थर्ड वाला, दैट इज a v square minus u square is equals to 2as। और यहां a क्या है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस यहां पे g है और ये माइनस का होगा बिकॉज इट इज इन अ नेगेटिव फॉर्म। ये कैसा है आपका? नेगेटिव फॉर्म में है। तो इज इक्वल्स टू एंड यहां पे क्या लगा होगा? माइनस। v फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। u मेरा कितना है? 49 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और s बेसिकली है क्या? दैट इज h। अब अगर मैं चाहूं क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं? देखो -49 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इससे ये कैंसिल हो गया और हाइट मेरा निकल आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। क्या यही चीज गिवन है? देखते हैं एक बार। देखो वही की वही एज इट इज सेम चीज आ रही है और हाइट आपका कितना निकल रहा है? 122.5, दैट मींस 122.5 मीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया टोटल टाइम। अब आपको क्या क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 0। टाइम हाइट मेरा को गिवन है। हाइट कितना है यहां पे? 122.5 मीटर। मेरे को क्या निकालना है? t। क्या नहीं निकाल पाओगे आप लोग? ध्यान से देखो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ए यहां पे क्या है? g। तो यहां पे क्या होगा? v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। v मेरा कितना है? 0। u मेरा कितना है? 49 माइनस g मेरा कितना होगा? 9.8 और मेरे को एक्चुअल में क्या निकालना है? t। तो 49 मेरा इधर आएगा अपॉन माइनस का 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इज इक्वल्स टू t। ये 0 ये पॉइंट हटाएंगे, 0 ऊपर लगाएंगे तो आंसर कितना होगा? 490 डिवाइडेड बाय 98 सेकेंड। क्या यही आंसर आ रहा है? देख लेते हैं एक बार। हाँ यही आंसर आ रहा है और आंसर कितना आएगा? 5 सेकेंड। आशा कर रहा हूं आप लोगों को यह बात क्लियर होगी। मैंने पहले में क्या लगाया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। दूसरे में क्या लगाया? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 और आंसर मेरा दोनों की दोनों इक्वेशन के तहत आ गया। पहला आया 122.5 और दूसरा आया 5 सेकेंड। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेटेड फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यहां पे अब बात समझते हैं, ध्यान से देखिए कि लेट सपोज दैट इज अ टावर। ये क्या है मेरा? टावर। अब इस टावर की कोई एक हाइट है एंड आई एम सपोजिंग दैट हाइट इज टू बी, वो हाइट आपकी क्या होगी? मैंने सपोज कर लिया यहां पे दैट हाइट इज टू बी h। ठीक है, मैंने कहा नहीं h नहीं, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है। हाइट कितनी है? 19.6 मीटर। 19.6 मीटर। इतनी बात आप लोगों को यहां पे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। मतलब मेरे को क्या पूछा गया है? मतलब मेरे को यहां पे v पूछा गया है कि भाई साहब v बता दो। अगर अब मैं आपसे कहूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट यदि a पोजीशन से ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है और ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। क्वेश्चन में कहा गया है
ग्राउंड पे टच होने से जस्ट ऊपर, मैंने ऊपर एक पोजीशन मानी, दैट इज अ बी। तो पूछा गया कि इस बी पोजीशन पे आप इसकी वेलोसिटी, इट मींस फाइनल वेलोसिटी बताओ। यहां पे ऐसा क्यों कहा गया कि टच ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, या फिर बॉल टच ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर बॉल ग्राउंड पे टच हो गई तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तभी उन्होंने यहां पे कहा कि मैं आपको एक पोजीशन दे रहा हूं एंड दैट पोजीशन इज टू बी बी। क्लियर है बात? हां, अब हम बात करें कि यदि मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? और शायद ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है या फिर रेस्ट से चलाया जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कितनी कंसीडर करेंगे? 0। अब बात करते हैं v कैसे निकाला जाए। तो काइनेमेटिक्स का लॉ कहता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब बेटे बात समझो, ये धरती माता मतलब जो अपनी धरती में है, वो बॉल को नीचे की ओर खींच रही है, और जब नीचे की ओर खींच रही है इट मींस टूवर्ड्स द अर्थ, हाँ या ना? तो ये ए बेसिकली ए नहीं कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा जी, बिकॉज इट इज अ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जी जो है वो माइनस में होगा कि प्लस में होगा? तो याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर आ रहा है, मतलब टूवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, तो उसकी जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो v कितना है मेरे को निकालना है, तो आई एम राइटिंग डाउन v स्क्वायर। मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा समझ में आए। v स्क्वायर माइनस u आपका कितना है? 0, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अब g यहां पे गिवन नहीं है, तो बहुत से बच्चे जब g गिवन नहीं होता है तो वो सपोज कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा जब किसी प्रश्न में 10 मीटर पर सेकेंड यदि आपका गिवन नहीं है तो आप वो वैल्यू यहां पे नहीं लिख सकते हैं, तो इट मींस आपको g की वैल्यू कितनी लिखनी होगी? 9.8। और s मींस क्या है? डिस्टेंस। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, यहां पे डिस्टेंस तो मेरे को गिवन नहीं है, तो बेसिकली बेटे जो s है वही आपका क्या है? हाइट। तो s की वैल्यू कितनी है? 19.6। सॉल्व करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 कैरी 1, 9 to the 18 and 19 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 19.6। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो v इज इक्वल्स टू 19.6 का होल स्क्वायर, बिकॉज बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी और अंडर रूट आएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वो इनवर्स में चला जाएगा, दैट इज अ हाफ, और हाफ की पावर क्या कहलाती है? अंडर रूट। तो इस 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी आएगी? 19.6। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान है। बस आपको एक चीज का याद है, प्रश्न आसान भी अपने आप में टफ भी है। टफ कब है? यदि आप ये चीजें नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन क्रिएट होगी। और आप देखोगे मैंने एक छोटा सा ही डायग्राम बनाया, लेकिन इस डायग्राम से ही मेरे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या करना है। क्लियर है बात? अब जल्दी से इसका अच्छा सा एक सॉल्यूशन भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे भी वही चीज है, क्या बोला गया? u की वैल्यू इन्होंने क्या कंसीडर करी? 0। s की वैल्यू कितनी है? 19.6 एंड a की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v मेरे को निकालना है। अगेन इन्होंने काइनेमेटिक्स का लॉ यूज करा, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां पे a बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिटन डाउन g। बात समझ में आया? और आंसर मेरा कितना आएगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड। आगे की ओर बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लिख दीजिएगा कि नीचे क्वेश्चन नंबर इसमें मेरे को दिक्कत आई है, मैं बताऊंगा। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। A stone is thrown vertically upward, then an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मेरे को एक चीज पता चली, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड, एंड इज कॉट बैक taking g is equals to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone and what is the net displacement and the total distance covered by the stone. बहुत आसान है, ध्यान से देखो।
सबसे पहले हम लोग गिवन की बात लिखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड। तो एक ये स्टोन है, एक ये स्टोन है और इस स्टोन को ऊपर की ओर फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको यहां पे u भी गिवन है, कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, एंड इट कॉट बैक टेकिंग g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, मेरे को h निकालना है, ठीक है। हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इफ द नेट डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट के बारे में। अब बात ध्यान से समझिए, ये एक कोई ए पोजीशन है और यहां पे कोई बी पोजीशन है। अगर मेरे पास ऐसी कोई काबिलियत हो या फिर कैमरा ये चीज पकड़ पाए या फिर आप वीडियो को बहुत स्लो मोशन में देखो, तो अगर मैं इस पेन को ऊपर की ओर उछालूंगा तो ऐसे, तो आप देखोगे कि ये पेन ऊपर गया और ये पेन नीचे आ गया। क्या ऐसा वाकई में होता है? होता तो ऐसे ही है, लेकिन एक चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। क्या होता है कि जब पेन नीचे से ऊपर की ओर उछाला जाता है, उछला उछला उछला, कुछ सेकंड के लिए वहां पे होल्ड करता है अपनी पोजीशन को, रेस्ट में आता है, देन ग्रेविटी इसको पुल करती है और नीचे की ओर ये आता है। ये पूरा प्रकरण होता है। अब इस चीज को याद रखेंगे। यहां पे एक स्टोन है, उसको नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाया बी पोजीशन पे, जैसे ही ये बी पोजीशन पे आएगा तो ये कैसा हो जाएगा रेस्ट स्टेट में, और रेस्ट में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो v मैं कितना मानूंगा 0, हाँ या ना। अब मैं किसका यूज करूंगा काइनेमेटिक्स के लॉ का, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। मेरे को v पता है कितना है 40 का स्क्वायर, मेरे को v पता है कितना है 0 का स्क्वायर, दैट इज बेसिकली 0, माइनस u मेरे पास गिवन है दैट इज 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ah। मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या a कंसीडर करा जाएगा? नहीं, यहां पे क्या कंसीडर करा जाएगा g। और अगर आप देखोगे तो स्टोन नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाया गया, तो ये g भी किस में आएगा माइनस में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10। अब ये मेरे को बताने की जरूरत है माइनस क्यों आया, क्योंकि आप देखो ना नीचे से ऊपर की ओर और ग्रेविटी ऊपर से नीचे की ओर लग रही है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में आया, दैट्स व्हाई माइनस। h मेरे को निकालना है तो मैं h एज इट इज लिखा रहने दूंगा, तो 0 माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय h। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 40, 0 से 0 टू 2 4। आंसर कितना आया, h की वैल्यू कितनी आई, h इज इक्वल्स टू 80 मीटर। कितना डिस्टेंस, कितनी मैक्सिमम हाइट गई 80, कितनी मैक्सिमम हाइट गई 80, h इज इक्वल्स टू 80 मीटर। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से हम इस लोग इसका आंसर देखते हैं कितना आया 80 मीटर। ध्यान से देखो कितना आ रहा है 80 मीटर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अगर मैं बात करूं कि पहले हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ए पोजीशन से बी पोजीशन। फॉर एग्जांपल ऐसे 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 आए और हम डायरेक्ट ऐसे पहुंच गए, तो दैट डिस्टेंस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? और दैट बेसिकली व्हाट डिस्टेंस। तो अगर मैं देखूं कि यहां पे हाइट कितनी आई है 80 मीटर, 80 मीटर, तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट मानूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। कितना होगा इसका 0, बिकॉज ये स्टोन ऊपर जाके नीचे की ओर आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड इज कॉट बैक। क्या मतलब, वो स्टोन वापस की ओर आ रहा है, और वापस की ओर आ रहा है अपनी पोजीशन पे आएगा। दैट मींस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इफ सेम, तो द डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0। और डिस्टेंस कितना होगा, जितना वो गया और जितना वो आया उसका टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब 80 गया और 80 ही आया, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, सो द आंसर विल बी 160 मीटर।
बात समझ में आया? ये क्वेश्चन फिर बहुत अच्छा है, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान से देखो, मेरा सॉल्यूशन भी मैं दिखा रहा हूं, कहां गया 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 कहां गया, आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से देखो, मैंने सारा गिवन एक तरफ लिखा बड़े कायदे से। ठीक है, गिवन आपको लिखना है, गिवन इज अ लाइक अ रामबाण, गिवन लिख लिया, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा। गिवन के साथ साथ अगर आपने मन ही मन में कोई एक हल्का फुल्का सा डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं करने लायक, ठीक है, फिर क्वेश्चन हवा में उड़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा क्लियर हुआ? 14 एंड 15। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अभी भी 15 में डाउट है, कमेंट बॉक्स आपका है, निसंकोच कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे को प्रॉब्लम आई है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ओके। मैं एक अपना बात शेयर करना चाह रहा हूं आपसे, कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे टीचर ने मेरे को एक बार बताया था, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दो धातुएं होती हैं, धातु मतलब दो मेटल्स होते हैं, उन्होंने धातु का वर्ड उपयोग करा था, यूज करा था, बिकॉज ही इज माई हिंदी टीचर। तो उन्होंने कहा था कि बच्चों, दो धातु होती हैं, दो मेटल होते हैं, एक होता है आयरन और एक होता है गोल्ड। ठीक है, आप कभी भी देखना, जो लोहार होगा वो आयरन को जब जब मारेगा तब तब वो आवाज करेगा, आयरन को जब जब हथौड़ी से मारा जाए तब तब वो आवाज करेगा, टन 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 टन, ऐसे आवाज करेगा। जबकि उसी सोने को उसी हथौड़े से मारा जाए, सोना आवाज नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो कभी भी शो ऑफ मत करो, लोहे की तरह, गाओ नहीं, लोहे की तरह, कि भाई मैंने आज पढ़ाई कर ली, मैंने आज ये काम कर लिया, मैंने आज वो काम कर लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने उतना पढ़ लिया। व्यर्थ है। बनो क्या? सोना, कि अपना काम करते जाओ, बोलो कुछ नहीं। आपका जो कहते हैं ना, जो कर्म होता है वही बोलेगा कि आप कितना बढ़िया काम करके रखे हो। इज दैट क्लियर? सो ऑन दैट नोट, ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बिकम लोहा, ऑलवेज बिकमिंग द गोल्ड। आप हमेशा गोल्ड बनने की कोशिश करो, सोना लोहे बनने की कोशिश मत करो। गाओ नहीं कि मैंने ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। भाई कुछ नहीं, अपन मेहनत करेंगे, शांति से करेंगे, अपनी सक्सेस श्योर करेगी, बस बात खत्म। ठीक है, सो ऑन दैट नोट अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट मास ऑफ द अर्थ। अरे बहुत आसान है भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F। देखो मैं फिर से नहीं, भावनाओं में फिर बह गया, मैं लोहा बन गया। अरे बहुत आसान, नहीं कुछ नहीं है, अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, मास ऑफ अर्थ की कितना गिवन है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। मास ऑफ मून कितना गिवन है? मास ऑफ सन कितना गिवन है? मास ऑफ सन कितना गिवन है? 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, अब मेरे को फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G ME MS अपॉन R²। अब यहां पे R अमूमन गिवन होनी चाहिए, लेकिन क्या यहां पे R गिवन है? नहीं है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है? बेसिकली गिवन होती है, शायद मिसप्रिंट की वजह से यहां पे ना गिवन हो, क्योंकि मेरे को भी नहीं याद है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एग्जामिनर आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 × 10⁻11। R इज इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻11। अब जरा हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है बेटे? दैट विल बिकम 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, मास ऑफ सन मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻30 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय R कितना है? 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आप इसको सॉल्व करो, बिकॉज मैं इसमें टाइम नहीं दे पाऊंगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ 3.6 × 10⁻22 न्यूटन। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो हमको पता है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। M1 दिया है, M2 दिया है, R मेरे को दिया है, मैं वैल्यू पुट करूंगा, आंसर निकालूंगा।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं कि अब आगे वाला क्वेश्चन मेरे से क्या बोल रहा है। ध्यान से देखेंगे अब ये क्वेश्चन मैं जब पढ़ता था तब भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन अभी मैं जैसे बताऊंगा फिर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। आगे की ओर देखते हैं। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये कोई एक टावर है सपोज करते हैं, और इस टावर के टॉप से कोई एक स्टोन को ऊपर से नीचे की ओर भेजा गया। इस टावर की हाइट कितनी है? 100 मीटर। एट द सेम टाइम, उसी समय पे एक नीचे से ऊपर की ओर एक स्टोन को भेजा गया, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आए। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होनी ही चाहिए, हाँ या ना? चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो कोई स्टोन ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा था, कहां से फेंका जा रहा था? ऊपर से नीचे की ओर। तो मैंने सपोज करा कि उसने जो हाइट कवर करी है, हाइट, अब नहीं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पोल क्या रहा है वो देखते हैं। हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल मीट। मतलब क्या है कि मेरे को यह भी पता लगाना है कि कब मीट करा, ये दोनों स्टोन बीच में कहीं ना कहीं मीट करेंगे, कब मीट करा और कितनी हाइट पे मीट करा, ये सारी चीजें मेरे को बतानी है। अब हम लोग बात करते हैं, लेट्स सपोज कि यहां से ये स्टोन ऊपर से नीचे की ओर फेंका गया, नीचे की ओर फेंका गया, तो लेट्स सपोज इसने एक हाइट कवर करी, दैट इज टू बी एस। कितना है? एस। और वहीं जब नीचे से ऊपर की ओर कोई स्टोन फेंका गया तो उसने हाइट कितनी कवर करी होगी? 100 माइनस एस। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ या ना? मतलब क्या है कि लेट सपोज उसने ऊपर से नीचे की ओर आया तो उसने इतनी हाइट कवर करी, इस हाइट का मैंने एक नाम दे दिया, वो नाम क्या है? एस। अब इसने कोई एक हाइट कवर करी, अब वो हाइट कितनी होगी? भाई इसने इतनी कवर कर ली, इतने में से इतने को माइनस कर दो तो इसने इतनी हाइट कवर करी, तो दैट विल बी एस। माइनस में कर दो 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इसने इतनी हाइट कवर करी। इतनी बात समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना? अब हम लोग अगेन काइनेमेटिक्स का एक नियम यूज करेंगे, दैट इज S is equals to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन उससे पहले हम लोगों को गिवन भी तो लिखना है। तो हाइट कितना है? हाइट कितना है? 100 मीटर, हाँ या ना? और फर्स्ट स्टोन के लिए जो ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जो फेंका जा रहा है, उस स्टोन के लिए मैंने हाइट कितनी मानी है? S। दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हाइट ऑफ tower is equals to 100 meter and then the height covered by the stone is equals to s, हाँ या ना? जिसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो भाई मैं अब यूज करूंगा h is equals to ut plus half at square, हाँ या ना? That a is basically what? जी, जो कि ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है स्टोन, स्टोन जो कि ए से बी पोजीशन के लिए आया है। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? एच यहां पे कितना है? एस। यू कितना है? 0 प्लस हाफ। जी कितना है? 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। कितना निकला? एस इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू half multiply by 9.8 multiply by t square, that is the equation number first। यहां पे बात समझ में आई? ये कौन से स्टोन के लिए? फर्स्ट स्टोन, फर्स्ट स्टोन। अब यहीं पे अगर मैं सेकंड स्टोन के बारे में बात करूं, सेकंड स्टोन, तो उसने हाइट कितनी कवर करी है? 100 माइनस एस। लेकिन उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। अगेन मैं वही चीज यूज करूंगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s ना यहां पे 100
माइनस एस इज इक्वल्स टू, एस मतलब एच यहां पे कितना है, एच यहां पे कितना है, एच है यहां पे, एक मिनट, एच है यहां पे ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां पे कितना होगा 100 माइनस एस, u यहां पे कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ, प्लस यहां पे होगा कि माइनस होगा। आप ध्यान से बात समझिए, अगर आपने ये बात समझी तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो कि ये पेन मैंने नीचे से ऊपर की ओर फेंका, और जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ चल रहा है, तो दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 9.8 टी स्क्वायर, आया ना। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है वो एस का पोजीशन जहां पे ये दोनों पॉइंट आपस में या फिर दोनों स्टोन आपस में मीट करें। तो भाई मैं इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड कर दूं, तो ऐड करा, दैट विल बी द 100, नहीं मैं लिख दे रहा हूं फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आई, मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे को ये डायग्राम हटाना पड़ेगा, ये समझ में आ गया होगा ना, तो इस वजह से मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो चलो मैं इसको अगर ऐड करूं तो ऐड कैसे होगा, s प्लस 100 माइनस एस इज इक्वल्स टू हाफ 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस 25 टी माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे s पॉजिटिव का है, s नेगेटिव का है, तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, बड़े आराम से होंगे। हाफ 9.8 टी स्क्वायर माइनस का हाफ 9.8 टी स्क्वायर, क्या ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे, बड़े आराम से होंगे। तो मेरे पास बचा क्या, 100 is equals to 25t, that t will become equals to 100 divided by 25 and t is equals to what, 4 सेकेंड। यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या निकाला, when, क्या निकाला, when मतलब t निकाला, t is equals to 4 सेकेंड। अब इसी t की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो s will become equals to हाफ मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 72 और 6 कितना हुआ 78। ये कौन सा डिस्टेंस है, जो ऊपर से नीचे की ओर पत्थर फेंका गया उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 78.4 मीटर। बात समझ में आया। अब हम लोग आगे की ओर कब देखते हैं, जल्दी से देखो, यहां पे वही सेम चीज करी गई और t की वैल्यू कितनी निकाली गई, 4 सेकेंड, और यहां पे जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाल रहा हूं, वो ऐसे निकाल रहा हूं, इस t की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी एक वैल्यू में पुट कर दो, जैसे कि मैंने इसमें पुट करा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो आंसर निकाला वेयर का, तो वो निकल रहा है 78.4, और जो यहां पे आंसर निकल रहा है वो आंसर निकल रहा है 80। तो क्या मेरा मेथड गलत है, या तो ये क्वेश्चन गलत है या मेरा मेथड गलत है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पे इन्होंने g की वैल्यू कितनी कंसीडर करी है, 10, और मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आप g की वैल्यू 10 तभी कंसीडर करना जब क्वेश्चन में गिवन हो, और मेरे को यहां क्वेश्चन में g की वैल्यू कहीं भी 10 गिवन नहीं थी, दैट्स व्हाई आई टेक द वैल्यू ऑफ 9.8। बात समझ में आया। अगर 9.8 आपको वैल्यू करनी पड़ रही है, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो बेटे करिएगा until and unless कि आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो कि g is equals to 10। अगर g is equals to 10 गिवन है, निसंकोच आप करिए,
ठीक है, तो यहां तक अगर आपको बात क्लियर है, आप अगर इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो मैं आगे की ओर बढ़ूं, यदि नहीं समझ पा रहे हैं, अगेन कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17 है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि 17 क्वेश्चन में डाउट है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इस क्वेश्चन को उठाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। Thus the both stone will meet at the distance of a 80 मीटर। कहां पे मीट करेंगे? 80 मीटर। और मेरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कहां मीट करेंगे? ये 78.4 मीटर। क्या ये दोनों सही है? हाँ, दोनों सही है, लेकिन मेरा वाला मैं अपने आप को ज्यादा सही से मान रहा हूं क्योंकि मैंने 9.8 रखा है, बिकॉज इस क्वेश्चन में 10 कहीं भी गिवन नहीं है। इस चीज को चलिए अब हम लोग देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बेटे? अब बॉल thrown up vertically return to the thrower after second। मतलब क्या है कि एक कोई बॉल है, यहां से इस बॉल को मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं और फिर से ये बॉल वापस आ रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। कितना टाइम ले रही है? ये टोटल टाइम कितना आ रहा है इसका? 6 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। मतलब क्या है कि मेरे को पहले वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है जिससे ये बॉल नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करी गई है। अब भाई नीचे से अगर ऊपर की ओर थ्रो करी गई तो लेट सपोज कि ए से बी पोजीशन पे जाने के लिए इसको टाइम कितना लगा होगा? 3 सेकंड का। कितना लगा होगा? 3 सेकंड का। हां या ना? इतनी बात समझ में आ रही हो तो मैं आगे बढ़ूं, इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर मेरे को u निकालना है तो मैं अगेन उसका लॉ का यूज करूंगा, दैट इज अ काइनेमेटिक्स। v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। हाँ या ना? v मेरे को गिवन नहीं है, ठीक है। क्या मेरे को निकालना पड़ेगा? हाँ निकालना पड़ेगा। क्या मैं अभी निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। भाई ए से अगर बी पोजीशन पे जाएगा, टॉप पे कोई बैठ जाएगा तो v उसका कितना होगा? 0 ही तो कहलाया जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो v आपका कितना है? 0। u मेरे को निकालना है। क्या ये a कहलाएगा? नहीं सर, ये g कहलाएगा। क्या ये प्लस का g कहलाएगा? नहीं सर, ये माइनस का g कहलाएगा, बिकॉज यहां पे बॉल नीचे से ऊपर की ओर आ रही है और g की वैल्यू मैं कितनी कंसीडर करूंगा? 9.8, बिकॉज यहां पे 10 कहीं भी गिवन नहीं है। मल्टीप्लाई बाय t कितना होगा? 3। तो 0 इज इक्वल्स टू u माइनस 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2। हाँ या ना? इतनी बात समझ पा रहे हो? 3 7 जा 21, 3 8 जा 22, 3 9 जा 27, 27.4। क्या ये सही है? नहीं, अभी 2 भी तो ऐड करना है, तो 29.4, 29.4। अब मैं जब इस u को, इस माइनस वाले साइन को इधर की ओर लाऊंगा तो इट विल बिकम प्लस, तो u मेरा कितना होगा? 29.4। क्या यही आंसर आ रहा है? देखते हैं 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 देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर, हाँ या ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है? द मैक्सिमम हाइट रीचेस। मतलब क्या है? मेरे को ये b का यहां से a से लेके h पता लगाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? b v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12। बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है, सर इन तीनों लॉ में से मेरे को पता कैसे चलेगा कौन सा लॉ लगाना है? सिंपल सी बात है, जिस वैल्यू में, जैसे यहां पे 4 वैल्यू है, ठीक है, 1 2 3 4, इन 4 वैल्यू में से यदि आपके पास 3 वैल्यू गिवन है, आप निसंकोच ये वाला फॉर्मूला लगाओ। मेरे पास गिवन है v यहां पे कितना होगा? 0। u कितना होगा यहां पे? 29.4 का होल स्क्वायर। a क्या होगा? नहीं, g होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय s मेरे को निकालना है, तो यहां पे कितना होगा? 29.4 का होल स्क्वायर माइनस का डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या ये माइनस का होगा? हाँ होगा, क्योंकि आप देखो ना बॉल नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, दैट्स व्हाई दैट g इज कंसीडरिंग एज अ माइनस। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। इसको सॉल्व करूंगा, मेरे को किसका आंसर मिलेगा? s का मिलेगा। क्या ऐसे ही हो रहा है? देखते हैं देखते हैं। हाँ ऐसे ही हो रहा है, बिकॉज आप देखो ना माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ एंड देन यू विल गेट द आंसर विच इज अ 44.1। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप जरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यदि मेरे को बता पाओ इन द कमेंट बॉक्स, सो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज मेरे को पता है कि 3rd वाले क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा।
यदि आपने कर दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि सर मैंने ट्राई करा पूरी ईमानदारी से लेकिन हो नहीं पाया। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस आंसर जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको पूर्ण विराम पे रख रहा हूं, फुल स्टॉप पे रख रहा हूं। आगे की ओर बढ़ते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज बायंट फोर्स, आपको ये क्वेश्चन देख के कहना चाहिए आप थू इतना बेकार क्वेश्चन क्या, देखो इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स। भाई साहब अगर मैं इसका अभी एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ये सपोज करो वाटर है और इस वाटर पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। नाउ यू कैन सी दैट जब इस वाटर सरफेस पे आप ऐसे की ओर फोर्स लगा रहे हो तो वाटर क्या कर रहा है, नीचे की ओर बेंड हो रहा है। आप ऐसे समझो नीचे की ओर ये जा रहा है, और जैसे ही मैं इसको ऐसे हटाऊंगा तो ये अंदर से बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो मैं ऐसे जब कर रहा हूं तो दैट फोर्स इज बेसिकली अप्लाइड फोर्स, और जब ये वाटर बाहर की ओर ऐसे फोर्स लगा रहा है दैट फोर्स इज बेसिकली बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स पूछा जा रहा है कि कहां की ओर मूव करेगा। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स on an object immersed in a liquid air just opposite to the applied force। अगर applied force ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो buoyant force नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। देखते हैं, the buoyant force of an object that is immersed in a liquid will vertically upward। यही चीज तो मैं भी बताया, buoyant force कैसा होगा, vertically upward as comparison to applied force। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। Why a block of a plastic when released under the water comes out at the surface। ये भी बताया हुआ है, अगर कोई भी जैसे मान लो मैंने एक हल्का सा प्लास्टिक का बॉल पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर उसको ऐसे दबाए रखा, जैसे ही हाथ हटाता हूं वो बॉल ऊपर की ओर आ जाता है। क्यों आ जाता है, बिकॉज बॉल जो अप्लाइड फोर्स लगा रहा है वो कम है एज कंपेरिजन टू बॉयंट फोर्स। और इसके दूसरा आंसर का पहलू क्या है, बॉल की डेंसिटी कम है एज कंपेरिजन टू वाटर डेंसिटी, दैट्स व्हाई इट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे क्यों बढ़ते हैं, देखो द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेसर देन द वाटर, therefore the force of buoyancy on a plastic will be greater than as comparison to the applied force, that's why it float on the surface of the water। इतनी बात क्लियर हुई, हां या ना। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। तो ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए, क्या वो सारे के सारे न्यूमेरिकल अब आप खुद से नहीं कर पाओगे। बेटे याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए आपको 2 या 3 चीजों का ही ज्ञान होना चाहिए। पहला, थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आप कॉमन देख पाओ कि वो कह क्या रहा है, उसने गिवन क्या दे रखा है। और तीसरा, वो पूछ क्या रहा है। अगर आपने ये तीनों चीजों पे कमांड कर लिया, न्यूमेरिकल आपके लिए बच्चों का काम है। आप ऐसे कर जाओगे न्यूमेरिकल कि आपको लगेगा अरे ये तो मैंने करा भी नहीं था, हो गया मेरे से। बस एक चीज, पैटर्न वाइज आपको चलना है, एक एक स्टेप को लेकर चलना है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन का पेज है। इसमें अगर आप देखेंगे ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल सी ऑल दीज कोर्स, और ये सारे के सारे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन ही एक ऐसा चैनल है जिसने अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक आपने वीडियो देख ली, 2 वीडियो देख ली और उसके बाद आपको पैसे देने की आवश्यकता है, कभी नहीं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ वीडियोस ही देखने को मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस ही देखने को मिलती है, नहीं, यहां पे आपको ई बुक भी देखने को मिलेगी, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यहां पे आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। और यदि आपको हमारे साथ कनेक्ट बना के रखना है कि देखना है कि क्या हो रहा है मैग्नेट ब्रेन में, कौन सी वीडियो कब आ रही है, कैसा टाइम टेबल आ रहा है, तो उसके लिए यू नीड टू फॉलो ऑल दीज चैनल। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे क्लिक करें लिंक पे, एंड यू नीड टू जस्ट फॉलो ऑल दीज चैनल। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और मैंने आपकी स्टडी में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर।